क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से पहले तक बता दिया था। डिटर्मिनेशन ऑफ पोजीशन कहाँ पर आएगा, है ना, वो तुम लोगों ने बताया था। आज उसी से स्टार्ट करते हैं कि मान लो एटॉमिक नंबर 33 रहा, तो इसका पीरियड नंबर ग्रुप नंबर बताओ। और एटॉमिक नंबर 60 है, पीरियड नंबर ग्रुप नंबर। रिकॉर्डिंग ऑन करता हूँ। फिफ्टीन एंड 4, ओके। यस पलक, ओके। पहले का आंसर ऑलमोस्ट सबने दे दिया, तो 33 है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हम लोग, तो कितना होगा 4s2 3d10 4p3। तो वैलेंस सेल क्या है, फोर्थ, तो पीरियड नंबर हो गया फोर्थ। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 इसमें ही चला गया, तो कितना होगा ns+np+10, यही था ना। ये हो जाएगा 2+3+10, 15। एटॉमिक नंबर 60, ये बताया था 57 to 71 एक ही पोजीशन पे, थर्ड और सिक्स में। पीरियड नंबर 6 ग्रुप नंबर 3, इसको बिना किया ऐसा करना था, है ना, इसका ये है। और 89 to 103 एक ही जगह है, पीरियड नंबर 7 एंड ग्रुप नंबर थर्ड। इफ above principle is not valid, potassium will belong to which block? ये करेक्ट था, पलक ने आंसर दिया था। और किसी का? सार्थक ऑल्सो।
डी जरूर है नित्या, बट उसको कंसिडर क्यों करोगे? NH2 NP3 लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में गया ना, तो पी ब्लॉक का है। लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में गया तो डी को कंसिडर करो। एस में गया तो क्या था? NS, एस को केवल काउंट करो। पी में गया तो NS+NP+10। डी में गया तो NS+N-1D। एफ में गया तो एक ही जगह होगा, थर्ड थर्ड ग्रुप में होगा। कॉन्फ़िगरेशन लिखने में तुम्हें प्रॉब्लम हो रहा है सार्थक? कॉन्फ़िगरेशन लिखना वो तो मतलब रट्टा टाइप है, बस लिखा हुआ लिखते जाओ उस पर नंबर। या कुछ और बोलना चाहते हो? यस सार्थक बताओ। आई एम फाइंडिंग द कॉन्फ़िगरेशन डिफिकल्ट मींस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख पा रहे हो? अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो तुम्हें वो सीरीज याद आना चाहिए, 1sp 2s 3sp। उसके बाद कैसा कैसा फिल होता है, एरो वाला बताया था ना सब। आई थिंक कोई ये नहीं बोल सकता कि मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने नहीं आ रहा। तुम कुछ और बोलना चाहते हो, क्यों डिफिकल्ट जा रहा है, कुछ बताओगे? हाँ, वो तो बस नंबर काउंट करना, लिखते जाना है उसमें। डिफिकल्ट कैसे हो सकता है एटॉमिक? सबसे इजी चीज है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। वो नहीं आ रहा तो हो सकता है तुमने लेक्चर ही मिस किया हो। तुमने लेक्चर तो मिस नहीं किया था सार्थक? तो तुम्हें ये याद होगा क्या हुआ, 1s के बाद क्या आता है? 2s करना है, फिर 2p करना है ना? फिर 3s 3p, 4s 3d 4p ऐसे करना था ना? ऐसे 33 है तो 33 कैसे फिल करना था? अब ये सब चीजें तो नहीं बतानी चाहिए मुझे, फिर भी ठीक है। 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया, 2s2। फिर 2p फिल होता है, फिर 3s होता है, 3p होता है, 4s होता है, 3d होता है। ऑफ प्रिंसिपल यही था ना? फिर 4p आएगा तो फिल करते गए, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, 2p 6 इलेक्ट्रॉन, फिर 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 3p में 6। ऐड करके देखते हो कितना तक हो गया। 4s2 यहाँ तक 20 हो गया, यहाँ तक 20 हो गए। 33 फिल करना है तो 3d 10, डी में 10 तक जाता है, 30 हो गया। फिर 4p में 3 आ गया। ये जस्ट मैथमेटिक्स तो है, एड सब्सट्रैक्ट है। मतलब ये इवन क्लास फोर्थ को बता दिया जाए बच्चे को तो वो भी आराम से लिख लेगा। तो वही नहीं लिख सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने नहीं आएगा। 33 तुम्हें काउंट करते हुए जाना है। 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 6 करते करते जब 33 हो गया वहां पर रोक दो। 4p3 होते 33 हो गया। यही तो लिखना है कॉन्फ़िगरेशन। इसमें डिफिकल्ट क्या हो सकता है ये बताओ? मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोई डिफिकल्ट नहीं बोल सकता। मैंने पहली बार लाइफ में सुना कि किसी ने बोला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफिकल्ट है। कुछ और बोलते हो मान लेता, हंट्स रूल नहीं समझ में आया, या फिर दूसरा प्रिंसिपल जो है वो सब नहीं समझ में आया, बट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं समझ में आई, ये एक जोक हो जाएगा सर। एक बार नोट्स देखो, उसमें तुम्हें बस वो सीरीज याद कर लेना जो ट्रिक बताया था एरो एरो वाला, कि किसके बाद क्या फिल होगा। और इलेक्ट्रॉन काउंट करके चलते जाओ, लिखते जाओ। शायद तुम उस समय ध्यान से तुमने सुना नहीं होगा इसलिए नहीं लिख पा रहे होगे। एक बार देख लेना वो रिकॉर्डिंग, तो तुम आराम से कोई भी लिख दोगे, इसमें कुछ है ही नहीं लिखने में। हाँ, तो डी ब्लॉक को ही हो जाएगा पोटेशियम, बट कुछ ही लोगों ने आंसर दिया। पोटेशियम कैसे होगा? ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू नहीं है, तो ऑफ के अकॉर्डिंग क्या था? 1s पहले फिल करो, देन 2s 2p फिल करो। पोटेशियम में कितना है? 19 है ना? तो 10 तो हो गए। 2p के बाद क्या होगा? 3s होगा, 3p होगा, फिर 3d क्यों नहीं? ऑफ नहीं तो बोला ना कि ऑफ की 3d मत फिल करो, 4s फिल करो।
यदि अबव प्रिंसिपल वैलिड नहीं है तो हम लोग 3D को फिल करते हैं। जब 3D को फिल करते थे किस ब्लॉक को बिलोंग करता है, डी ब्लॉक ना। तब तो हम लोग ऑर्बिट वाइज फिल करेंगे। फर्स्ट ऑर्बिट फिल किया, सेकंड फिल किया, थर्ड में 3s 3p 3D फिल किया। अफवाह ने बता दिया कि सीरीज इधर उधर होगा, ये नीचे होगा ये ऊपर होगा, नहीं तो हम लोग तो ऑर्बिट वाइज फिल करते हैं। 4s फिल करते हैं, फिर 4p 4d, फिर 4f, देन 5s फिल करते हैं, 5p 5d 5f 5g, तब 6s 6p 6d 6f 6g 6h, ऐसा होता है ना। फिर 7s 7p। बट अफवाह ने आके सब चेंज कर दिया कि नहीं, इसके बाद ये फिल करना है। तो अफवाह प्रिंसिपल यदि वैलिड नहीं होता तो यहाँ पे आता है, 3D में आता है। तो दो आंसर राइट था, पलक और सार्थक का। त्रिशा, हाँ तुमने भी लिखा था डी ब्लॉक, ओके ध्यान नहीं गया मुझे। कई बच्चे लास्ट में 10 बच्चे ऐसे होते हैं जिनका शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है, अचानक 9:30 में निकल जाते हैं, उन्हें याद ही नहीं रहता है लेक्चर 10 बजे तक का है अपना। तो वो बच्चे को भी प्रॉब्लम होगा, उन्हें कुछ नहीं समझ में आता होगा। क्यों? वो आधा अटेंड कर रहे हैं आधा नहीं, तो उनके लिए सब खत्म होते जा रहा है साइंस। मतलब डिफिकल्ट है उनका 12th पास करना फिर। मगर ये शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस को रोका नहीं जा सकता क्या? ये मान के चलो पहले से दिमाग में फिट करके रखो, नहीं 10 बजे का अलार्म लगा लो, अलार्म बजेगा तो ही उठना है। कई लोगों को नहीं मालूम चलता, 9:30 में अचानक उठ के चले जाते हैं, 10 बच्चे ऐसे होते हैं। तो उनका फ्यूचर तो बर्बाद ही हो रहा है। जैसे लास्ट में पढ़ाया मैंने कि 11th पीरियड में कितने एलिमेंट होंगे, इसमें कितने होंगे, उन्हें मालूम नहीं रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट में पढ़ाया तो वो गायब हो जाएंगे, उन्हें वो समझ भी नहीं आएगा। तो एक एक तरह से डेंट होते जा रहा है उनको। बैक के सारे चैप्टर वीक पढ़ते जा रहे हैं, तो आगे सारे वीक पड़ जाएंगे, सब एक के ऊपर एक डिपेंडेंट है ना। तो आगे कुछ भी नहीं समझ में आएगा, तो फिर बाद में मुश्किल हो जाता है उनका पास करना। मगर उसको रोका जा सकता है। अचानक तुम्हें लगता है कि 9:30 में निकल जाना है, बस एक अलार्म लगा के रखो कि नहीं 10 बजे निकलना, याद रहेगा कि 10 बजे निकलना, 9:30 में नहीं जाना है। तो करीब 10 बच्चे हैं जिनकी मेमोरी अचानक लॉस हो जाती है, वो निकल जाते हैं। तो उनके लिए छोटी छोटी कंसेप्ट भी डिफिकल्ट होगी। मतलब इवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना या फिर ये सब चीजें प्रॉब्लम आएगी उन्हें। पूरा मतलब 2 साल ही प्रॉब्लम में जाएगा। अल्टीमेटली जब 12th तक जाओगे तो इतने कंसेप्ट अनक्लियर पड़ जाएंगे कि डिफिकल्ट होगा। यदि तुम देखो कि कितने बच्चे, जो जैसे सानिका आई, 95% आई एचएससी में लाई है, टॉपर है यहाँ की, थाने बैच की अपनी बच्ची 95.23। तो उसको तक मैंने कभी बोर्ड्स के लिए पढ़ते ही नहीं देखा। वो आईआईटी के लिए पढ़ते रही है जनवरी तक में भी। अभी भी हर ट्यूसडे को अपना 10:30 में, मतलब आज है ना 10:30 में, फिर डाउट पूछने आएगी। तो वो लगातार लगी हुई थी। तो जितने भी बच्चे आईटी का प्रिपरेशन करते हैं उन्हीं का मार्क्स तुम्हें 90 92 93 94 95 ऐसे दिखेगा। ये 85 86 है। जो बोर्ड्स का प्रिपरेशन करते हैं उनका मार्क्स 48 45 50 60 62 ऐसा रह जाता है। क्यों? उन्होंने तो कभी ध्यान दिया नहीं, लेक्चर में आधे के बीच में उठ के चले गए, तो उन्हें वो कंसेप्ट क्लियर ही नहीं रहा। ऐसे धीरे धीरे करते इतना पाइलअप हो जाता है कंसेप्ट ना, कि बाद में कुछ भी नहीं समझ में आता। लास्ट में सोचते हैं 2 महीने में पढ़ के पास कर रहे हैं, तो मालूम चलता है कि अरे ये 10th टाइप है ही नहीं। 10th में तो तुमने 15 दिन पढ़ा तो भी 90% से ऊपर ले आए। बहुत सारे बच्चे होंगे लास्ट 15 दिन पढ़ के 90% ले आ देते हैं, क्योंकि रट्टा मारने वाली चीज है। और ये क्या होता है, एक के ऊपर एक कंसेप्ट बिल्डअप होता है। तो जब 12th में लास्ट में जाते हैं, सोचते हैं कि लास्ट 2 महीने में पढ़ के निकाल देंगे, तो मालूम चलता है तो वो तो है ही नहीं, तो फेल कर जाते हैं। ऐसे तुम्हें हर सोसाइटी में बच्चे मिलेंगे जो फेल कर जाते हैं। क्यों? उन्हें मालूम ही नहीं चलता, वो 10 टाइप समझ के चलता है कि हो जाएगा, बट वहां पे मोल कंसेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर सब समझ के जाना है, तो लिख ही नहीं पाता। तो मार्क्स केवल उन्हीं को मिलता है जो लगातार मतलब आईटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं। कि मैं पिछले बार पेस में था, तो पेस में ये डेटा मैंने देखा कि जिन बच्चों ने नहीं पढ़ाई की आईटी के लिए, क्लास में मौज मस्ती करते रह गए, उनका बोर्ड्स में अजीब अजीब मार्क्स आए, 48% 49% 50% ऐसे कुछ भी, है ना। 62 70 मैक्सिमम आया वो लोग का। और जो बच्चे आईटी का प्रिपरेशन कर रहे थे उन सबका मार्क्स 85% से अब था। ये ट्रेंड देखोगे तुम। क्यों? क्योंकि आईटी के लिए पढ़ लो तो डेप्थ में पढ़, बोर्ड के लिए तुम भूल नहीं सकते। हाँ सार्थक, यू आर देयर, बट वो 10 बच्चे कौन है जिनके लिए मैं बोल रहा हूँ, जिनका अचानक मेमोरी लॉस होता है, 9:30 में निकल जाते हैं, क्या होता है उनके साथ? क्योंकि उनके लिए तो बोर्ड पास करना डिफिकल्ट होगा।
12th में अचानक फेल करेंगे। हम लोग की बिल्डिंग में शंखेश्वर में, मैं कल्याण में रहता था, ए विंग से एक बच्चा फेल हो गया, उसके बाद वो गायब हो गया, घर पर लौटा ही नहीं, पता नहीं कहाँ निकल गया वो, किसी को कुछ नहीं हुआ। अब बाद में यही हो जाता है, वो इतने प्रेशर में आ जाते हैं। पहले तो सोचते हैं 10 टाइप में निकल जाएंगे 2 महीने पढ़ के, बाद में मालूम चलता है ना, सीनियर से बात किया कि नहीं निकल पाएंगे, तब उन्हें गलत स्टेप भी करने लगता हूँ। इसलिए शांति से, जब तक लेक्चर चल रहा है सबका, बस शांति से बैठो, किसी भी हालत में आधा लेक्चर छोड़ के मत निकलो। यदि फिजिकल लेक्चर होता तो क्या निकल जाते सब? क्या 10 बच्चे ऐसे हैं जो इनको निकल जाते हैं छोड़ के? यदि 8 to 10 वहां पे लेक्चर चलता है, तुम लोग का 2 लेक्चर चलेगा, 8 to 10:30 और 11 to 2:30, मतलब रोज 5 hours लेक्चर होगा, तो बीच से निकल नहीं सकते वहां पे। यहाँ भी यही मान के चलो, कुछ भी हो बीच से नहीं निकलना मुझे, क्यों आधा लेक्चर छोड़े आधा पढ़े। चलो ठीक है, इसका बताओ। रेस्ट अब तुम लोग की इच्छा है, 12th पास करना है कि फेल करना है वो सोचो। अभी 12th बोर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी 12th बोर्ड का मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है इस साल के लिए। कोरोना के कारण तुम लोग के समय फिर इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यार ये बात यहाँ पास फेल पे आ जाती है, मतलब वही बच्चा जो 90% लेके आया 10th में 15 दिन पढ़ के, वही बच्चा फेल कर जाता वहां पे 12th में। अजीब सा सिचुएशन होता है यहाँ पे 12th में। कि साथ तक तुम्हें नहीं बोल रहा था, जो 10 बच्चे निकल रहे थे, मैं बोलना भूल जा रहा था, उनके लिए बोल रहा हूँ। 9:30 होते निकल जाता हूँ, पता नहीं क्या होता है उन्हें, उनके पेरेंट्स से भी नहीं बात हो पाई मेरी। 75% एलिजिबिलिटी होती है, वो बाद में आ जाएगा फिर से। चलो ये क्वेश्चन बताओ। इफ देर आर three spin quantum number possible, minus half, zero, plus half, then number of elements in second and fourth period will be what? यस सार्थक करेक्ट है। और किसी का आंसर? मैं अभी केवल सार्थक का दिखा, और किसी ने आंसर किया था पहले? आर्यन, हाँ करेक्ट है। नहीं त्रिशा, थोड़ा रॉन्ग हो रहा है। नहीं। हाँ सोहम करेक्ट है। 3 आंसर करेक्ट है। नहीं। और लोग करेक्ट नहीं आ रहे हैं। आर्यन, सार्थक, सोहम। हाँ शुभम। अनुराग, ओके। 5 आंसर हो गए राइट।
ओके ठीक है, तो आंसर इज 12 एंड 27। चिन्मय ओके, अंशुल ठीक है, चिन्मय एंड अंशुल ऑल्सो करेक्ट। देखो अब सेकंड पीरियड में क्या फिल होता है? फर्स्ट पीरियड, यही मैंने बोला था कि आराम से लिख सकते हो। फर्स्ट पीरियड में 1s फिल हुआ था, सेकंड में क्या फिल हुआ था? 2s और 2p, जो s से स्टार्ट होगा p पे एंड होगा, 3s 3p ऐसे था ना। फोर्थ में क्या फिल होता है? 4s 4p, बट बीच में 3d आ जाता है, यही ऑफ प्रिंसिपल था ना। 5s 5p, बीच में 4d आ गया। 6s 4f 5d 6p ऐसे फिल होता है। 7s 5f 6d 7p ऐसे होता है ना। थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स पीरियड, सेवंथ पीरियड, ऐसे है ना। तो सेकंड पीरियड में कितना होगा? अब 2s फिल होगा, 2s में अब 3 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, और 2p में भी ये 3 3 फिल होंगे। 4 ऑर्बिटल है ना, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हो गए? 12 एलिमेंट्स। थर्ड पीरियड में सेम रहेगा। फोर्थ पीरियड, थर्ड तो सेम रहा ना, फोर्थ बताओ। फोर्थ पीरियड में होगा 4s 3d 4p। तो 4s में एक ऑर्बिटल होता है, d में 1 2 3 4 5, p में 3, तो यहाँ पे हो गए 3 इलेक्ट्रॉन, ये 15 और ये 9, टोटल 24। तो 24 एलिमेंट्स विल बी देयर ना। हाँ बताओ, इसमें कोई डाउट है किसी को? हाँ 27 राइट। फाइनल स्टेप, सेकेंड पीरियड में देखो, एक ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन होने वाले, यही है ना। तो हर एक ऑर्बिट में हम 3 3 इलेक्ट्रॉन दो दो दो, दो देते थे। तो 2s में एक ऑर्बिटल है, तो 2s में एक ऑर्बिटल है, तो यहाँ पर हम लोग क्या देते थे? 2 इलेक्ट्रॉन देते थे। 2s में कौन कौन सा हो गया देखो? 2s1 2s2 ऐसे ना। 2s1 2s2 कौन सा है? ये लिथियम है और ये बेरिलियम है। फिर यहाँ पे क्या लिखते थे? 2p1 2p2 2p6 p3 p4 p5, ये सब होगा ना। ये सब कौन से एलिमेंट है? ये हो गया बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, यही सब है ना। 2s में जाओ तो 8 हो गए। क्यों? 2s1 2s2, बट अब 2s में 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे। 2p का 3 ऑर्बिटल है, तीनों में 3 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो टोटल कितने हो गए? क्लियर हुआ? 12 एलिमेंट्स हो गए ना। 12 नहीं समझ में आया? 2s में अब 3 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। पहले 2s में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो केवल लिथियम बेरिलियम आया। 2s1 2s2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिथियम का 2s1, बेरिलियम का 2s2, तो टोटल 2 ही आया ना। हाँ बट अब 2s में कितने आएंगे? 3 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो 3 एलिमेंट्स हो गए। 2p में टोटल 3 ऑर्बिटल्स हैं, सब में 3 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे, टोटल कितने हो जाएंगे? यहाँ पे कितना हो गया? 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 6, तो टोटल 8 हो गए। तो ही 8 एलिमेंट्स आते हैं ना। तो फर्स्ट पीरियड में 2, सेकंड पीरियड में 8, थर्ड में 8, यहाँ पे 4s में 2, 3d में 10, 4p में 6, टोटल 18 हुआ ना। नेक्स्ट में भी 18 ही होगा, ये दोनों ऐड करो तीनों। उसके नेक्स्ट में ये 32 होता, कैसे? इसका 2 प्लस 10, सॉरी 2 प्लस 14 प्लस 10 प्लस 6, नेक्स्ट का भी 32 ही रहेगा। और फॉर्मूला n+1/2 का स्क्वायर बाई n+2 का, और दूसरा n इवन होगा तो n+2 का स्क्वायर बाई 2।
या n+1 का स्क्वायर बाई 2, यही था ना, उससे भी आ जाता है। हाँ, ये क्लियर हो गया 12 एलिमेंट्स। हाँ, तो फोर्थ पीरियड में कौन कौन सा फिल हुआ है? 4s 3d 4p, तो टोटल 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 4p 3d में 10, क्योंकि इसमें 5 ऑर्बिटल्स है, इसमें 6 है, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल 18 एलिमेंट्स आ गए। बट अब 4s में 3 3 हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन, 15 इलेक्ट्रॉन, 9 इलेक्ट्रॉन, टोटल ऐड करोगे तो कितना हो गया? 27 इलेक्ट्रॉन हो गया ना ये। अब n+1 फॉर्मूला तो पिछले बार इतना डिटेल में बताया पलक, फिर क्या डाउट आ रहा था? लेक्चर के लास्ट तक थे। n ऑड रहेगा तो n+1 का जो मैं एक बार बता दूं ना, उसे पिछले बार समझ गए, पिछला लेक्चर में मैंने बाद में बताया, तुम्हें समझ में भी आ गया, तो फिर से मत पूछो वो। उसी समय जितना डाउट है पूछो, हर लेक्चर में नहीं कि उसे भी रिपीट करा दो, तो फिर तो पुराना ही रिपीट करते रह जाएंगे ना। जो एक बार लेक्चर में हो गया ना, उस समय जितने डाउट से पूछ लो, एकदम अच्छे से क्लियर कर लो, राइट। फिर ये नहीं कि अगले क्लास में उसको रिपीट करा दो या रिवाइज कराओ। क्या फॉर्मूला था बताओ पलक? हाँ, n+1 का स्क्वायर बाई 2, यदि n ऑड होगा तो। जैसे n ऑड हो गया तो कौन सा हो गया? थर्ड पीरियड हो गया, तो थर्ड मतलब 3+1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16 बाई 2, 8, यही हुआ ना। उसी तरह n इवन हो गया, n इवन मतलब कि फोर्थ ले लो, तो कितना हो जाएगा? 4+2 का स्क्वायर 36 बाई 2, 18, वही आया ना। हाँ, वो सब रिवाइज करो, सब छोटी चीजें वो। चलो नेक्स्ट करो, ये हो गया ना। नेक्स्ट, ये सब लिख लेना। अब क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यहाँ तक तो कर लिया। पीरियड नंबर, ग्रुप नंबर, एलिमेंट्स, पोटेशियम। हाँ, तो यही ये पूछ दे, इफ 3 स्पिन क्वांटम नंबर, सेम क्वेश्चन, तो पोटेशियम विल बिलोंग टू नंबर, देन कोई एलिमेंट पोटेशियम ले लो, के बिलोंग्स टू विच ब्लॉक, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया? यदि एस में जाता था एस ब्लॉक, पी में जाता था पी ब्लॉक, डी में गया था डी ब्लॉक, ऐसा है ना। ओके अनुराग, योर आंसर इज पी। ओके, अच्छा, सबने लगातार पी लिख दिया। चिन्मय, सोहम, कौतुक, सबका पी आंसर है ना, ठीक है। देख लेते हैं क्या लिखना होगा। अब कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s3, 1s में 3 इलेक्ट्रॉन लेके चलो, 2s में भी 3 इलेक्ट्रॉन, 2p में टोटल कितना आएगा? 3 ऑर्बिटल, 3 3 इलेक्ट्रॉन करके 9, 2p 9, टोटल कितना हो गया? 3+3 6 + 3 9, 15 हो चुका ना, 19 तक जाना है। 2p के बाद 3s3, हाँ, ये 18 हो गया। उसके बाद 3p में जाना था, 3p1, हाँ, तो इट बिलोंग्स टू p ब्लॉक। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आते रहते हैं। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यहाँ से नोट्स में है जो मैं लिख रहा है, ये तो क्वेश्चन थे तो नोट्स में नहीं है, वो बुकलेट में क्वेश्चन वगैरह मिलेंगे सर।
क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इट इज क्लासिफाइड इन 4 ब्लॉक्स। तो ये नोट्स में बस देखते जाओ। पहला कौन सा है? एस ब्लॉक एलिमेंट। तो उसको लिख के मतलब नहीं है, देखते जाओ नोट्स में। जो अभी मैंने व्हाट्सएप पे नोट्स भेजा वो एवरीवन जस्ट ओपन and just go on that page, written classification of the modern periodic table. टू P9, अरे तो प्रीवियस पेज पे भी तो यही बताया ना नित्या। 3 स्पिन क्वांटम नंबर फिजिबल, मतलब पॉसिबल हो गया 3 एक ऑर्बिटल में 3 है तो कितना होगा? 1s। 1s में 3 इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, 2s में भी 3 जाएगा, 2p में 3 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, हर ऑर्बिटल में 3 जाएगा, इसमें 9 चला गया, फिर 3s आ गया, फिर से 3 इलेक्ट्रॉन, और टोटल पोटेशियम इलेक्ट्रॉन है ही कितना? 19 है ना, 18 तो हो गया। फिर 3p में जाओगे तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। सोच लो, डाउट है तो पूछ लो भैया। हाँ नित्य, क्लियर हुआ? ओके हाँ, अब देखो पहला क्लासिफिकेशन कौन सा है? एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक कौन सा होगा? जिसमें लास्ट में इलेक्ट्रॉन एस में एंटर किया, यही है ना? कन्फिग्रेशन क्या हो सकता है उसका? NS1 और 2, देख लो। दूसरा करें, प्रॉपर्टीज देखो। प्रॉपर्टीज में क्या क्या दिया हुआ है? एस ब्लॉक वाले एलिमेंट तो मेटल्स हैं। कौन कौन से मेटल होते हैं? अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये होता है ना। उसमें कौन सा होता है? एक NS1 होता है और एक NS2 होता है, जिसका ट्रिक बताया था कि याद कर लेना। और बोला था वो ट्रिक के बजाय डायरेक्ट याद करो। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, यही था ना। और ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। तो ऐसे बोलोगे तो तुरंत ही याद होगा, एक बार में होगा, नहीं तो ट्रिक लिखोगे, डिकोड करोगे, उसमें कुछ रॉन्ग हो गया तो मुश्किल है। हाँ, तो ये सब क्या होते हैं? इस ब्लॉक वाले एलिमेंट्स सॉफ्ट मेटल होते हैं एंड हैव लो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। ये सब मेटल इतना सॉफ्ट होता है, अल्कली मेटल इतना सॉफ्ट होता है कि नाइफ से कट कर लोगे। इतना रिएक्टिव होता है कि वाटर में नहीं रखते उसे। वाटर में डालोगे तो तुरंत एक्सप्लोड, मतलब इट कैचेस फायर। ठीक है। और स्टार्टिंग वाले तो सोडियम पोटेशियम इतने लाइट होते हैं कि फ्लोट करते हैं, मेटल होके वाटर पर फ्लोट करते हैं। उसे केरोसिन ऑयल में रखते हैं कि बिल्कुल उसे हर वाटर से रिएक्ट करने की टेंडेंसी ना मिले। क्यों? जैसे ही सोडियम डालोगे तो सोडियम का क्या काम होगा? वो इलेक्ट्रॉन तुरंत रिलीज, आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम है। और वाटर में क्या होता है? H+OH-। ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही H+ से रिएक्ट करेगा तो एनर्जी रिलीज होगी। कितनी रिलीज होगी? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आयोनाइजेशन एनर्जी 13.6 था ना, तो H+ जब इलेक्ट्रॉन H+ में एंटर किया, हाइड्रोजन एटम बना, तो यहाँ पे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज। एनर्जी रिलीज होने से ही एक्सप्लोजन होता है ना। और वो तो छोड़ो, 2 हाइड्रोजन एटम आपस में कंबाइन करके H2 बन गए, यहाँ बॉन्ड एनर्जी भी रिलीज हुआ। अब इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है कि इट कैचेस फायर। जो हाइड्रोजन गैस बाहर आएगा ना, कि इट कैचेस फायर। क्लियर हुआ? तो रैपिड जनरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, उसके कारण एक्सप्लोसिव रिएक्शंस भी स्टार्ट हो जाते हैं। ये एक यूट्यूब पे वीडियो देख लेना, रिएक्शन ऑफ अल्कली मेटल, 2-3 मिनट का होगा, विथ वाटर। मैं सामने रहता हूँ तो सामने दिखा देता हूँ, बट ये तुम लोग देख लेना। उससे तुम्हें याद हो जाएगा कि कौन कैसा है, फ्लोट करता है कि सिंक करता है। तुम्हें दिखेगा सोडियम पोटेशियम फ्लोट कर रहे हैं, कैसे फायर कैच कर रहे हैं, ये देख लेना एक बार। ठीक है। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या हो गए? सॉफ्ट मेटल्स, देख लो नोट्स में लिखा हुआ। एंड उसकी बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट वीक मेटालिक बॉन्ड होगी, उसके कारण होगा। तो मेटालिक बॉन्ड क्या हो मैं बताता हूँ। दिस मेटल फॉर्म व्हाट? आयोनिक कंपाउंड्स। NaCl, KCl वगैरह आयोनिक बनाता है ना, पी ब्लॉक वाले कोवेलेंट बनाते हैं। दे आर केप्ट इन व्हाट? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, बिकॉज दे आर मोर रिएक्टिव। यही है ना, एक्सेप्ट लिथियम।
लिथियम को छोड़ के बाकी सबको रख ले तो सोडियम को कहाँ रखोगे, जैसे केरोसिन में। अब लिथियम को क्यों नहीं रख पाते केरोसिन में? लिथियम बहुत ही लाइट वेट का होता है, केरोसिन ऑयल का वेट कम है, डेंसिटी कम ही, बट लिथियम इतना कम वेट का है कि वो फ्लोट करके ऊपर आ जाएगा। सोडियम को डालोगे तो केरोसिन में सिंक करेगा, वाटर में फ्लोट करता है, ठीक है ना। हाँ, बट लिथियम फ्लोट कर जाएगा केरोसिन पे, तो ऊपर आ गया। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पैराफिन का रैपर बना के रखते हैं। एक रैपर में बना लोगे, उसमें रैप करके रख दोगे। हाँ। अब ये सब का एक कलर, एक फ्लेम टेस्ट आता है जो तुम्हें लर्न करना पड़ेगा। एक्सेप्ट वहां पे मिस हो गया, वो लिखना पड़ेगा। कौन सा है, किसी को मालूम है? किसको छोड़ के? बेरिलियम और मैग्नीशियम, ये कलर शो नहीं करते हैं। सबका कलर याद कर लेना है। लिथियम का कलर क्या दिया हुआ? क्रिम्सन रेड। सोडियम गोल्डन येलो, सबसे ज्यादा आता है गोल्डन येलो, सोडियम वाला ही। पोटेशियम वायलेट कलर में चला जाता है, हाँ, लाइलेक जो होता है। उसके बाद रुबीडियम ब्लूइश की ओर चला गया, उसे वायलेट की ओर ही जाता है, ब्लूइश वायलेट की ओर। सीजियम का भी पेल ब्लू की ओर लिख दोगे। फ्रांसियम तो लिक्विड है, उसको कैसे रीड करेंगे? कैल्शियम ब्रिक रेड है, स्ट्रॉन्सियम क्रिम्सन रेड है, बेरियम एप्पल ग्रीन है। ठीक है, तो ये सब कलर याद कर लेना। अब होता क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट मतलब मेटल क्या होंगे, एम प्लस और इलेक्ट्रॉन देंगे, तो इलेक्ट्रॉन जाके किसी को भी रिड्यूस करता है, इसलिए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट सबको रिड्यूस करते हैं। ये सब पॉइंट्स लर्न करना होगा तुम्हें। मेटालिक बॉन्ड क्या होता है, ऐसे तो मेटालिक बॉन्ड आता है तुम्हें उधर। और ये यहीं पे एंड नहीं हुआ, पूरा एस ब्लॉक पढ़ोगे। यहाँ तो एस ब्लॉक का 4-5 पॉइंट लिख दिया गया, बस उतना याद कर लो। और उसके बाद पूरा एस ब्लॉक 4-5 सेशन में जाएगा, 10-12 घंटे एकदम डिटेल में। अभी तो बस सिंपल थोड़ा सा पढ़ लो। सबका एक विंडो की कुछ कुछ है, वो अभी इतना काम नहीं करेगा। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन एम प्लस, इलेक्ट्रॉन एम प्लस। तो वो तुम अभी पढ़ सकते हो, ऐसा हो जाएगा कि ये मेटालिक बॉन्ड है। इससे सोडियम को देखोगे तो क्या होगा, Na प्लस, बीच में इलेक्ट्रॉन, Na प्लस इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इसको बाइंडिंग का काम कर रहा है ना। और ये इलेक्ट्रॉन जो होता है ये मूविंग होता है ना, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल है ये। उससे क्या होता है, ये थर्मल, और इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब जितना जैसे 2 इलेक्ट्रॉन पे चल जाओ, कैल्शियम पे चले जाओ, तो उसके पास M2+2 इलेक्ट्रॉन आ गया, इसका बॉन्ड स्ट्रांग पड़ेगा ना। ऐसे ये क्या होंगे, अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो ये मेटालिक बॉन्ड है। क्या क्या पूछा तुमने, लिथियम प्रोटॉन केरोसिन आया था सर। इसमें एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन मतलब वानी किसका एक्सेप्शन? हाँ, बेरिलियम मैग्नीशियम डज नॉट शो कलर। वहां पर लिख लो, नोट्स में लिख लेना, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम कलर शो नहीं करते। उनको इलेक्ट्रॉन क्या होता है ना, जैसे हीट करेंगे हम लोग, सोडियम का इलेक्ट्रॉन हीटेड होकर ऊपर चला गया किसी हाइयर लेवल्स पे, फिर वहां से रिटर्न करेगा तो कलर शो करता है। बट बेरिलियम मैग्नीशियम का क्या होता है कि उसको बहुत हाई एनर्जी चाहिए आयोनाइज होने के लिए। इलेक्ट्रॉन तो आयोनाइज होता है, बट वो जब वापस आता है तो विजिबल रेंज में नहीं आता, इसलिए कलर शो नहीं करता। तो पूछता है कि कौन से एस ब्लॉक एलिमेंट कलर शो नहीं करते, तो इट इज बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। वो नोट्स में लास्ट में कट गया, वो लिखा हुआ नहीं। ठीक है, फ्रांसियन लिक्विड है तो उसका कलर नहीं आता, फिर जो सॉलिड होगा उसी को हिट करेंगे ना। कलर दिया हुआ है नोट्स में। हाँ प्रशांत, नोट्स देखो, नोट्स मैंने भेजा है ना अभी, उसमें ये सब पॉइंट लिखा हुआ है। नोट्स ओपन करो तुम लोग, बिरोड़ी इस पे मैंने भेजा है व्हाट्सएप पे, उसी से मैं पढ़ा रहा हूँ।
ओके, इसीलिए फ्रांसियम का भी कलर नहीं आ पाता। तो फ्रांसियम तो रेडियो एक्टिव है, उसकी बात ही नहीं करते, जो भी रेडियो एक्टिव है उसकी बात नहीं करते, वो अभी स्टेबल है, बाद में वो पता नहीं कोई और एलिमेंट में कन्वर्ट हो गया तो उसकी स्टडी डिफिकल्ट होती है। तो हम लोग पूरे केमिस्ट्री में रेडियो एक्टिव का प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ेंगे, वो एलिमेंट ही स्टेबल नहीं है। सीजियम 28%, 28 डिग्री उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। गर्मी के दिन में वो कोकोनट ऑयल जैसा हो जाता है। हम लोग को आओगे ना, नॉर्थ साइड में जाओगे तो कोकोनट ऑयल क्या होता है, गर्मी के दिन में तुम्हें ऑयल मिलता है, ठंड के दिन में इतना जम जाता है कि उसको निकालना मतलब मुश्किल हो जाता है, ऐसा हो जाता है। यहाँ तो कभी जमता नहीं नारियल तेल, वहां जाओ तो कोकोनट ऑयल बिल्कुल फ्रीज हो जाता है। तो सीजीएम भी वही है, ठंड के दिन में यहाँ मेटल दिखेगा और गर्मी के दिन में लिक्विड दिखेगा। 28 डिग्री है उसका बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट। बहुत ज्यादा इधर हाफ लाइफ ऑफ फ्रांसियम अगर भूल जाओ, सब ये सब भूल जाओ। अभी जितना पॉइंट है बस इतना ही करो, ये भी कम आने वाला है। हम लोग को मेन करना है एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, वो सब। बाकी में ज्यादा मत अटको, बस देखो और चल जाओ, क्योंकि इस ब्लॉक में डिटेल में करना है ये। ओके, तो मेटालिक बॉन्ड भी छोड़ दो त्रिशा, इसकी भी अभी जरूरत नहीं है, आगे करेंगे हम। लिविए, या ठीक है लिख दिया तो बता देता हूँ। जैसे कि कैल्शियम ले लोगे तो Ca2+2 इलेक्ट्रॉन, फिर Ca2+2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे लैटिस बनते जाएगा। Ca2+ हर जगह है, बीच में दो दो इलेक्ट्रॉन पड़ जाएंगे ऐसे। तो किसमें स्ट्रॉन्ग ज्यादा बॉन्ड पड़ा? Na+, है, बीच में एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ तो दो दो इलेक्ट्रॉन है ना जो बाइंड करेगा। दो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एक बाइंडर का काम कर रहा है, एक ग्लू का काम कर रहा है। दो Ca2+ को आपस में स्टिक करके रखे हुए, दो Mg2+ को आपस में स्टिक करके रखा हुआ है। जैसे आयरन एक रॉड है, आयरन का रॉड मिला तो कैसे मिल गया? आयरन सॉलिड कैसे मिल गया? सॉलिड मतलब एक एटम दूसरे एटम से कैसे स्टिक किए हुए हैं। तो आयरन कन्वर्ट हो गया Fe2+ में, और दो इलेक्ट्रॉन उसने बाहर कर दिए। फिर दूसरा आयरन भी Fe2+ में कन्वर्ट हो गया, दो इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिए। तो Fe2+ चारों ओर हो गया, सॉलिड स्फीयर हो गया, और जो दो इलेक्ट्रॉन है उसका क्लाउड बन गया। और क्लाउड ग्लू की तरह हो गया, वो चिपका के रखेगा किसको? दो Fe2+ को। तो ये आयरन सॉलिड दिखता है, लिथियम सॉलिड दिखता है, सोडियम सॉलिड दिखता है, उसके बीच में ये बॉन्ड होगा। अब ये दो Na+, आपस में बाउंडेड हो गए ना, यहाँ से भी Na+, ये सबको क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन बाइंड करके रख रहा है ना। तो मेटालिक बॉन्डिंग क्या होगा, अल्कली मेटल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस, तो अल्कली मेटल में एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक ही आता है मेटालिक बॉन्ड के लिए। और अल्कलाइन अर्थ मेटल में दो होता है। और एल्यूमिनियम में कितने होंगे? एल्यूमिनियम में 3 होते हैं। हाँ, तो उसका बॉन्ड तो और स्ट्रांग होगा ना, तो एल्यूमिनियम मेल्टिंग पॉइंट और हाई चला जाता है। अभी एक काम करना, अभी आप अटेंडेंस ले लो, और एक बार 9:30 के बाद भी आओ। 9:30 में अचानक 10 बच्चे निकल जाते हैं, मतलब 85 है ना, तो अचानक वो 75 हो जाएंगे। एग्जैक्टली 9:30, पता नहीं क्या होता है उन्हें 10 के साथ, तो उनका थोड़ा पेरेंट्स से बात करो कि हम जानना जरूरी है कि आखिर होता क्या उन्हें 9:30 में अचानक, तो निकल क्यों जाते हैं, है ना। लेक्चर 10 o'clock तक का होता है, आधे लेक्चर में वो निकल जाते हैं। तो एक बार अभी अटेंडेंस ले लो, एक बार 9:30 के बाद ले लो, और उनके पेरेंट्स से बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर प्रॉब्लम क्या होता है उन्हें। ओके, चलो सबको क्लियर हो गया ये? इसमें कोई डाउट है? हाँ ठीक है। मेटालिक बॉन्ड क्लियर हुआ ना अभी? हाँ, तो एल्यूमिनियम में 3 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, Al3+3 इलेक्ट्रॉन, Al3+3 इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा, उसमें और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आ जाता है। और डी ब्लॉक में चले जाओ तो 4s3d दोनों आने लगता है। जैसे क्रोमियम में चले जाओ तो 4s1 3d6 है, तो वहां 6 इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड बनाते हैं, तो डी ब्लॉक वाले की मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होगी। तो देखना अल्कली मेटल की मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, ग्रुप 2 की मेल्टिंग पॉइंट बढ़ गई,
और डी ब्लॉक की एकदम बढ़ते चलेगी लगातार, स्कैंडियम, स्कैंडियम से ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट टाइटेनियम, देन वेनेडियम, देन क्रोमियम, ऐसे। तो वो सब डी ब्लॉक वगैरह की प्रॉपर्टीज में, मेटालिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज बाद में। अभी बस तुम्हें यही समझना था कि वीक मेटालिक बॉन्ड है, एक वर्ड समझना और कुछ नहीं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या लिखा हुआ, वीक मेटालिक बॉन्ड, तो मेटालिक बॉन्ड क्या है थोड़ा बता दिया वो। क्लियर? ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखें। हाँ, पॉइंट नंबर 5 देखो, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, एक पॉइंट में लिखता हूं, लियोगर। इसका मतलब हो गया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जिसका इलेक्ट्रॉन लॉस होगा वो ऑक्सीडेशन है ना। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। सो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। ऐसे होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन लॉस करे, तो ये वर्ड लिख लो, लियोगर, याद रहेगा। जिसका इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है वो ऑक्सीडेशन है, जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किया उसका रिडक्शन होता है। ओके, हाँ, रेडॉक्स में डिटेल में जाना पड़ेगा। अभी तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है सबको मालूम रहे, ये नोट कर लेना, ये नोट्स में नहीं है। मेटालिक बॉन्ड भी, क्योंकि अवॉइड करें कि मेटालिक बॉन्ड आगे पढ़ा देंगे। और ये भी कि ये मान के कि ये इतना मालूम होगा तुम्हें, इतना मालूम है सबको, इलेक्ट्रॉन जो लॉस करता है उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। यस, 10th क्लास में था। ओके, गुड। ओके, तो लियोगर हो गया। अब यहाँ पे जैसे सोडियम हो गया प्लस क्लोरीन, तो सोडियम क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर किया, इसको, है ना। तो इसका हो गया ऑक्सीडेशन। अब क्लोरीन का क्या हो गया, रिडक्शन। क्लोरीन एटम ले ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये NaCl2 भी लोगे तो चलेगा, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो क्या हो गया, ये 2NaCl, क्योंकि इस पे +1 चार्ज आ गया और इस पे -1 आ गया, तो इसका रिडक्शन। तो क्लोरीन रिड्यूस हुआ है, तो इसको रिड्यूस करने वाला एजेंट कौन सा है, सोडियम ना। तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्यों, किसको रिड्यूस किया, क्लोरीन को। और क्लोरीन क्या कर रहा है, सोडियम को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो क्लोरीन को क्या बोलेंगे हम लोग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यही टर्म बताना था मुझे। तो ऑल मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट। मेटल का क्या काम होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देना। मेटल का काम ही है कि हर जगह कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, हर मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। तो जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया तो खुद का ऑक्सीडेशन हो गया, जब ऑक्सीडेशन हो गया तो दूसरे को रिड्यूस किया, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। तो सबसे इजी इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करेगा, अल्कली मेटल के अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो अल्कली मेटल इजी डोनेट करता है। तो ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, लिखा हुआ है ना। ड्यू टू देयर लो आयोनाइजेशन एनर्जी, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन तुरंत डोनेट कर देते हैं। तो रिड्यूसिंग एजेंट का डेफिनेशन है, क्या दिया हुआ है, रिड्यूसेस अदर सब्सटेंस, और इन टर्म उसका खुद का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, जैसे नॉन मेटल्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गए, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन वगैरह, ये सब क्या हो गए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये किसी को ऑक्सीडाइज करेंगे, खुद रिड्यूस होंगे। इनकी टेंडेंसी है नॉन मेटल के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, तो जब भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे खुद रिड्यूस होंगे। तो ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और मेटल्स रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये पॉइंट ऑफ लर्न हो जाना चाहिए। मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट, नॉन मेटल्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और डिटेल रेडॉक्स में। ये क्लियर हुआ, कोई डाउट है तो पूछ लो। When an element gains oxygen is called oxidation। हाँ, वो भी वो क्लासिकल डेफिनेशन सब हो गया, उससे आगे आगे इलेक्ट्रॉन पे, वो एटम के टर्म में
तभी तक बोला था जब उनका ये कंसेप्ट था कि एटम डिविजिबल नहीं है। बाद में इसके इलेक्ट्रॉन का टर्म में लिया गया, बाद में ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म। तो इतना क्लियर हो गया ना ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा। नहीं तो यहाँ ऑक्सीजन ढूंढते रह जाओगे कौन ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर रहा है कौन दे रहा है। अब इलेक्ट्रॉन के टर्म में सोचो। क्लियर है, जहां ऑक्सीजन हाइड्रोजन है ही नहीं तब कैसे देखो। नेक्स्ट, इनका ऑक्सीडेशन नंबर थ्रू आउट +1 एंड +2 होगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप 1 मतलब उस पर जो चार्ज आता है, तो ग्रुप 1 का किसी भी कंडीशन में तुम्हें +1 ही दिखेगा, और ग्रुप 2 का कितना दिखेगा, हाइड्रोजन छोड़ के, अल्कली मेटल की बात कर रहा हूँ, +2। मतलब यहाँ पे इवन KO2 है तो फिक्स है कि पोटेशियम पर +1 होगा। मतलब पोटेशियम पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही दे सकता है ना। पोटेशियम विल ऑलवेज प्रोवाइड 1 इलेक्ट्रॉन, किसी भी केस में 2 नहीं प्रोवाइड करेगा। से पोटेशियम प्रोवाइड्स 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2 ऑक्सीजन मिलके 1 इलेक्ट्रॉन कैप्चर करते हैं। एक ऑक्सीजन पे चार्ज क्या होता है, -12। ये जो चार्ज लिखते हैं ना लोग पर ऑक्सीजन एटम लिखते हैं। जैसे KO3 हो जाए तो फिक्स है कि पोटेशियम विल प्रोवाइड 1 इलेक्ट्रॉन एंड दैट 1 इलेक्ट्रॉन विल बी कैप्चर्ड बाय 3 ऑक्सीजन एटम्स। So average charge present on one oxygen atom is -1/3. That is called oxidation number. ये क्लियर हुआ ना कैसे हुआ। तो ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स है, ग्रुप 1 का +1 एंड ग्रुप 2 का भी फिक्स है कि कैल्शियम जो भी रहेगा, CH2 लोगे तो कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन देगा ही देगा। अब बाकी दूसरे को लेना पड़ेगा, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन मिलकर 2 इलेक्ट्रॉन देंगे। एक हाइड्रोजन पे एक ही इलेक्ट्रॉन लिया ना, तो ये ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है कि एक एटम पे क्या चार्ज है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर हुआ। तो कहीं भी रहेगा तो इतना फिक्स है कि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे कैल्शियम फॉस्फेट, इसका क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये फिक्स है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन ही दिए होंगे। एक कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने डोनेट किए, 6। तो यहाँ 2 फॉस्फेट मिलकर 6 कैप्चर करेंगे, तो एक फॉस्फेट पे चार्ज क्या आएगा, -3 ना। इसका +1 +2 फिक्स है। ये पॉइंट क्लियर हो गया, देख लो। वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट स्लाइटली डिफरेंट है, उसको बाद में करेंगे। हाँ, कलर ऑफ द फ्लेम याद कर लेना आदित्य। वैसे पीरियोडिक टेबल में नहीं भी याद करोगे तो चलेगा। हाँ नित्या, डाउट बताओ, कहाँ पे डाउट है। हाँ वानी, डाउट बताओ, रेज योर हैंड। KO3 एग्जाम्पल, तो इस पे क्या चार्ज है वो लीव करो। मैं एक काम करता हूँ, ये डाउट कर रहा है ना, इसको हटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब कहीं पे भी कोई भी कंपाउंड दिखे तो ग्रुप 1 को +1 दे देना, ग्रुप 2 को +2 कर देना। रेस्ट जो मैंने लिखा ऑक्सीडेशन नंबर था, वो रेडॉक्स चैप्टर में करेंगे। यहाँ पे उस पर टाइम नहीं बर्बाद करना। यहाँ पे किसका दिया हुआ है कि ग्रुप 1 पे चार्ज +1 लिखना, ग्रुप 2 पे चार्ज +2 लिखना, दैट्स इट। ये हमेशा +1 होगा, ये हमेशा +2 होगा। ये क्लियर है। कैल्शियम का हर एक एटम 2 ही देगा, तो ये इस पे ध्यान दो, ये क्लियर है ना। हाँ वो ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, उसके लिए फिर आगे पढ़ना पड़ेगा कैसे लिखा। कुछ लोगों ने जिसने पढ़ लिया होगा रेडॉक्स पहले 10th में, उन्हें क्लियर हो गया होगा अचानक जो मैंने लिखा। तो ये जो मैंने लिखा था -12 -1/3, ये सब बाद में करेंगे, इसे अवॉइड करो, इसीलिए अभी नहीं दिया हुआ नोट्स में, ये सब आगे का। नेक्स्ट, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करेगा, पी में। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, NS2, S फिल हो गया, और NP1 to 6 होगा। जैसे कि 2s2 2p1, ये पी ब्लॉक ही है ना, बोरॉन हो गया। 2s2 2p2, ये क्या हो गया, कार्बन हो गया। 3s2 3p3, ये फॉस्फोरस हो गया। ऐसे ये सब पी ब्लॉक है ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में गया है। क्लियर। क्या लिखा हुआ, दो एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द पी सबसेल, जिसमें पी सबसेल में एंटर कर गया ये सब, तो इसको पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे। अब ये क्या होता है, इसमें मेटल बहुत कम होंगे, इसमें नॉन मेटल्स होंगे, मेटलॉइड्स होंगे। मेटल्स भी रहता है इसमें, तो इसमें मेटल्स ही होंगे, थोड़ा बहुत कम रहेंगे मेटल्स। मेटल्स मेनली S ब्लॉक और D ब्लॉक में, मेटल्स, मेटलॉइड्स एंड नॉन मेटल्स।
ऐसे होता है। These elements are what? Non-metals mostly और metalloids हो जाता है। ओके, इतना तक क्लियर हो गया क्या? हाँ, जिसमें भी इलेक्ट्रॉन लास्ट में पी में एंटर किया ना, वो सबको पी ब्लॉक बोलोगे। इनर्ट गैसेस भी तुम्हारे क्या हो गए? पी ब्लॉक हो गए। क्यों? उसमें पी में लास्ट में एंटर किया। पी ब्लॉक मतलब किस में एंटर किया? जैसे 2s2 2p6 नियॉन, तो ये पी ब्लॉक हो जाता है। अब हाइड्रोजन हीलियम में थोड़ा सा डाउट रह जाता है कि हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्लोरीन से भी मिल जाता है, क्लोरीन जैसा बिहेवियर अल्कली है, हीलियम का भी वैसे ही होता है कि एस है, बट प्रॉपर्टी उसका पी से मिलता है, इसलिए उसको पी के साथ रख दिया गया। ये सब बाद में आ जाता है। क्लियर हुआ ना? इनर्ट गैस है, सब एक जैसे प्रॉपर्टी वाले को मेनली हम लोग को क्या क्लासिफाई करना था, जिसकी प्रॉपर्टी एक जैसी है उसको एक साथ रखो। एक साथ पढ़ लो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन एक जैसा प्रॉपर्टी दिखाएगा, किसी से रिएक्ट नहीं करेगा, इनर्ट गैसेस होंगे ऐसे। हाँ वानी बोलो, बोलो। तो सर हम हाइड्रोजन को एस ब्लॉक में नहीं काउंट करेंगे और हीलियम को भी पी ब्लॉक में नहीं काउंट करेंगे? नहीं, रखा हुआ भी उसी के लिए, जिससे प्रॉपर्टीज मिल गई उससे रख दिया गया है ना। नहीं सर, नंबर ऑफ हाँ एलिमेंट्स। हाँ हाँ, उसको पी ब्लॉक का नहीं कहते हम लोग, है ना, इनर्ट जैसे गैसेस बोलते हैं। एस ब्लॉक में 12 एलिमेंट्स है, तो हाइड्रोजन को तो काउंट नहीं किया होगा फिर। इस ब्लॉक में हाँ, 12 हाइड्रोजन का एलिमेंट्स। एक्सेप्शन होता है, वो क्लोरीन के साथ भी काम करता है, ग्रुप 17 के साथ भी और ग्रुप 1 के साथ भी करता है, तो उसकी प्रॉपर्टी दोनों में इधर उधर हो जा रही है। उसी तरह हीलियम जो हो गया तुम्हारा, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में गया, एस ब्लॉक का है, बट उसको रखेंगे हम लोग पी ब्लॉक के पास, प्रॉपर्टी सेम रखने के लिए एक साथ रखा गया है वो, है ना, सेम प्रॉपर्टी वाले को एक साथ रखा गया, बट वो पी ब्लॉक मतलब पी में इलेक्ट्रॉन है नहीं वो। ओके फिर हुआ ना, सर। उसमें पी में जाए उसी को पी ब्लॉक बोलेंगे, बट प्रॉपर्टीज के लिए उसको वहां पर रखा हुआ थैंक यू सर। है। ओके, नेक्स्ट देखो। फर्स्ट, अब इसमें क्या हो गया, ये नॉन एलिमेंट्स है, ये दीज आर नॉन मेटल्स मोस्टली व्हाट, मेटलॉइड्स, एंड फ्यू ऑफ देम आर मेटल्स, ये भी है। अब ये कोवैलेंट कंपाउंड बनाते हैं, N2O2 F2, ये सब कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं, ये तो मालूम होगा। उसके बाद पी ब्लॉक हैव relatively higher metallic bond strength than s block elements, therefore they have more melting point and boiling point than the s block। p block में एलिमेंट्स में जो मेटल्स हैं, मेटल में ही मेटालिक बॉन्ड होगी। क्लियर ना? ये नहीं कि ऑक्सीजन फ्लोरीन में वो तो नॉन मेटल्स होंगे, तो उसमें इसके जो मेटल्स है, जैसे टिन हो गया, तो मेटालिक बॉन्ड स्ट्रांग पड़ जाएगा उसका, इसकी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हायर होगी। तो पी इधर जब मेटल्स में जाओगे तो क्या होता है, इधर से इधर
मेटालिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीज होता है ना, तो मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता जाता है। तो अल्कली मेटल से ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट अल्कलाइन का, अल्कलाइन से इस साइड पे आ जाओगे। क्लियर? ओके। एस्टेटाइन, वो तो इसमें है ना, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटाइन, तो इनर्ट गैस कैसे हो गया वो? मेटालिक बॉन्ड कैसे बढ़ा? जैसे जैसे तुम एस ब्लॉक में आगे की ओर जाओगे ना, बताया था ना, ग्रुप वन का मेटालिक बॉन्ड वीक है, ग्रुप टू का ज्यादा स्ट्रॉन्ग पड़ गया, 2 इलेक्ट्रॉन है ना, और उसका आगे और जाओगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, जैसे जैसे टिन में 4 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो उसका मेटालिक बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग होगा। मेटलॉइड का अलग बॉन्ड आ जाता है सब। ओके, सब ये इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन आएंगे अभी, बस केवल सबका ओवरव्यू है छोटा छोटा, बस उतना ही देखते जाओ। अभी पूरा एस ब्लॉक पी ब्लॉक पढ़ने लगेंगे ना तो डिफिकल्ट हो जाएगा, उतना टाइम नहीं है अभी। हम लोग का मेन है पीरियोडिक ट्रेंड पे पहुंचना, वहां तक पहुंचे नहीं है। ये सब बस टाइम पास कंसेप्ट है, जल्दी जल्दी ओवर करो, ठीक है ना, थोड़ा बहुत जान जाओ, ओवर करो, अब बाकी डिटेल में आएगा उधर। हाँ, यहाँ पे डिटेल में तुम्हें पढ़ना है एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी, बाकी सब पढ़ो चाहे मत पढ़ो, सब चलता है। क्लियर ना? तो इधर पे ज्यादा ध्यान नहीं, बस सबका थोड़ा थोड़ा जानते जाओ। ओके, नेक्स्ट हो गया। दीज एलिमेंट्स आर व्हाट? नॉन मेटल मोस्टली। ये नोट्स में ये लर्न कर लेना, बट मैं बोल रहा हूँ इसकी डिटेल में मत जाओ, तुम लोग इसकी डिटेल में जा रहे हो ना, वो नहीं करना। ओके, हाँ बताओ। डिसेबल्ड फीचर टू एनोटेट, क्यों, क्या हो गया सोम? अच्छा, आयनेशन एनर्जी सेम, हाँ आयनेशन एनर्जी भी रह जाता है, हाँ डाउट्स भी करना है अपने को। अच्छा,
वो तो नेम दिखता है, किसने नेम लिखा, तुम लोगों ने देखा है किसने नेम लिखा था? हाँ, डिस्टर्बिंग एलिमेंट अभी नहीं, ये बहुत पहले से चलते आ रहा है। जहाँ सोशल एलिमेंट होता है वहाँ एंटी सोशल एलिमेंट भी होते हैं। उनका काम ही होता है ना मेरा फ्यूचर बने ना दूसरा का बनने दो। तो वैसे लोग सावधान रहो, दूर रहो। अरे 9:30 हो गया, अभी कुछ लोगों की मेमोरी लॉस हुई होगी। एनीवन? अच्छा, अभी लेफ्ट नहीं हुआ है। जो नहीं लीव किए हैं कोशिश करो किसी तरह लेक्चर पूरा करके जाए, है ना। किसी भी हालत में ट्राई करो कि अपने दिमाग को बैलेंस करें। नहीं लेक्चर चल रहा है अभी मेरा, अपने आप को प्रोग्राम करो लेक्चर चल रहा है, नहीं जाना मुझे। हाँ, नहीं तो बहुत सारे गजनी है सही में शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस बहुत लोगों को हो जाता है। अरे लेक्चर खत्म हो गया अचानक। हाँ ठीक है, देखो अभी इसका कहाँ तक गया था, पी ब्लॉक का ना। नॉन मेटल्स मोस्टली मेटलॉइड्स, फ्यू ऑफ देम आर मेटल्स आल्सो, ये कर दिया था। मेल्टिंग पॉइंट बता दिया था, दिस एलिमेंट एक्ट्स एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ड्यू टू देयर हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये भी बताया था कि पी ब्लॉक वाले एलिमेंट क्या होते हैं, पी ब्लॉक वाले एलिमेंट क्या होते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेंगे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। एस ब्लॉक रिड्यूसिंग एजेंट, पी ब्लॉक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कौन सा है? देखो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कौन सा हो गया? जिसमें लास्ट में इलेक्ट्रॉन डी में जाता हो, मतलब एनएस होगा 1 और 2 हो, और n-1 डी। यहाँ पे क्या होगा, 1 to 10 के बीच में कोई कुछ भी आ सकता है, 1 to 10, ऐसा डी ब्लॉक एलिमेंट। क्लियर हो गया? तो इसमें लास्ट में डी ऐसे फिल हो रहा हो, जैसे वेनेडियम 23 है तो 4s2 3d3, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर किया, 3d में ना, तो डी सबसे वेनेडियम। क्रोमियम 4s1 3d5, ऐसे हुआ ना। तो यहाँ एस देखो 1 आ गया ना। पैलेडियम क्या था कॉन्फ़िगरेशन, एक्सेप्शन याद है किसी को? हाँ 5s0 4d10, गुड। इसीलिए एस मैंने 5s0 4d10, एक ही है जो इसमें s0 आ जाता है। यहाँ पे ये वैल्यू 0 भी हो सकता है, बट मोस्टली 1 और 2 ही रहता है, एक ही केस में 0 है ना। क्लियर हुआ? नहीं तो और सब केसेज में एस में 1 या 2 तो रहते ही रहते हैं। एक्सेप्शंस कौन से थे वो भी बताते हैं। ऊपर वाले में 2 थे, क्रोमियम कॉपर। नीचे वाले में कौन सा था 4D सीरीज में? पहला 2 छोड़ दो, मिडिल छोड़ दो, लास्ट छोड़ दो, बाकी सब थे। और उधर कौन सा था, क्वाइनेज मेटल, और उससे पहले वाला पीटी और एयू। ओके, ये डी ब्लॉक एलिमेंट हो जाते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है? शोस ट्रांजिशन इन प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी ये अभी यहाँ पे नहीं आएगा, तो डी ब्लॉक में डिटेल आएगा। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में है ना, बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, यही है ना। वो किसके बीच में प्लेस्ड है? नॉन मेटल हो गया पी ब्लॉक, और मेटल हो गया एस ब्लॉक, उसके बीच में है। तो इसके बीच का ट्रांजिशन वो शो करते हैं, इसलिए हम लोग इसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। यही है ना। हाँ, तो इसके लिए क्या होता है, पार्शली फिल्ड डी सबसेल होता है। डी सबसेल। तो जिंक कैडमियम मर्क्यूरी डी ब्लॉक होता है, बट नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ये ट्रांजिशन मेटल के डेफिनेशन में है, जिसका पार्शली होता है। तो ये सब जो मैंने बोला ना, यही पॉइंट जैसे जाओगे तो तुम्हें डी ब्लॉक पढ़ना होगा, तो ये सब पॉइंट पढ़ना पड़ेगा। अभी तो जस्ट मान के चलो डी ब्लॉक है, ये सब पॉइंट, ये वाला पॉइंट नहीं भी मालूम है तो चल जाएगा। ठीक है, तो इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें डी सबसे एलिमेंटर किया उसको हम लोग क्या बोलेंगे,
पेनल्टीमेट सेल मतलब सेकंड लास्ट सेल, डी ब्लॉक। प्रॉपर्टीज क्या है? हार्ड मेटल होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है इसका? हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, देन एस ब्लॉक। स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट एक बनाया है, K4Fe6 ऐसा लिखा हुआ है ना। तो इसमें जो ब्रैकेट वाला दिखेगा वो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। इसको वाटर में डालोगे ना तो जो ब्रैकेट वाला पार्ट है एक साथ रह जाएगा, पोटेशियम अलग और FeCN6 4- अपना अलग रह जाएगा। कभी आयरन और साइनाइड अलग नहीं होगा। तो ब्रैकेट में जो भी होगा वो कभी अलग नहीं होंगे। क्लियर हुआ ना? नेक्स्ट पॉइंट, these metals have their compound can act as catalyst in different chemical reaction। ये भी याद करोगे, कैटालिस्ट में वो वर्क करता है। जैसे एल्कीन प्लस हाइड्रोजन, निकल दोगे तो क्या बन जाएगा? निकल दोगे तो वो वेजिटेबल घी बन गया। मतलब ये पढ़ा होगा, एल्कीन प्लस H2 इन प्रेजेंस ऑफ NiPT PD एल्केन बनता है। तो ये सब क्या करता है? कैटालिस्ट का काम करता है। तो एक छोटा छोटा डेफिनेशन दे दिया, इससे कुछ नहीं आने वाला हम लोग का, है ना। तो जल्दी जल्दी बस पढ़ते जाओ। these metals, डाउट्स किसमें भेजा? अरे 8-9 डाउट भेज दिए। 5S बुक में NS1 12 दिया, 12 नहीं होगा, 1 to 2 लिखो। नित्या 1 to 12 नहीं होगा, NS1 to 2 होगा। और एक ही है NS, मतलब 0 भी हो सकता है कभी पूछे तो। कैसे? अच्छा नोट्स में तुम बोलो 1 और 2 लिखा हुआ, NS1 और 2। जिंक या जिंक के बीच में PD आता है, PD ट्रांजिशन एलिमेंट है, हाँ। क्योंकि वो तो उससे आगे ना, कॉपर पे ट्रांजिशन एलिमेंट है। कॉपर 4:3D9 है, वो बात अलग है कि बाद में 4:3D10 हो गया। हाइड्रोजन, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, वो लर्न करना आ रहा है तुम्हें सबका नेम। हाँ वो NS1 और 2 लिखा है, वो और था। उसके बाद क्या हो गया? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होता है। जैसे आयरन का ले लो तो +2 +3 दोनों हो जाता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, अब इसमें क्या दिया हुआ? हीलियम एक्सेप्शन। नेक्स्ट पेज पे जाओ। हीलियम क्या एक्सेप्शन इन द पीरियोडिक टेबल? इट्स लास्ट इलेक्ट्रॉन इज इन द S सबसेल, बट ड्यू टू सेम प्रॉपर्टी इसको हम लोग ने P ब्लॉक के साथ रखा हुआ है। हाँ D ब्लॉक भी लर्न कर जाओ, राइट। बाकी सब चलेगा, वो सब इन Na2 ZnO2 क्या है और ये सब प्रॉपर्टी सब बाद में आते रहेगा। हाँ। अच्छा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट तुम बोलो, नहीं कॉम्प्लेक्स ब्रैकेट दिखना चाहिए। जैसे K4Fe6 लिखा था, बड़ा ब्रैकेट दिखा ना, ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। जहां पे ये बड़ा ब्रैकेट दिखा तो समझ लेना कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है वो ब्रेक नहीं होता फिर। मतलब ये जब भी ब्रेक होगा ना, ये किस में ब्रेक होगा? 4K+ अलग होगा और FeCN6 4- अलग होगा, ऐसे। ओके नेक्स्ट, F ब्लॉक। F ब्लॉक में क्या हो गया देखो, दो एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन द F सबसेल, उसको क्या बोलोगे? F ब्लॉक एलिमेंट। तो F ब्लॉक कौन सा हो जाएगा? NH2, यही होगा ना। N-1 D में जाएगा, 0 और 1 यहाँ पे रहेगा, और N-2 F में जाएगा 1 to 14। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन तो इसमें गया ना, बट D में भी 0 या 1 रह सकता है। कई बार D में 1 आ जाएगा, तो वो कहाँ पर आएगा? वो F ब्लॉक में देखेंगे हम लोग। बट लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाएगा? F में जाएगा। F ब्लॉक एलिमेंट्स आर ऑल मेटल्स। मोस्टली क्या होता है? रेडियो एक्टिव इन नेचर। उसमें भी लैंथेनाइट सीरीज का नहीं होता है, एक्टेनाइट सीरीज में होता है। क्लियर? डी फिल नहीं होता है। NS के बाद 4 ही, 6S के बाद 4F ही फिल होना चाहिए था ना, जैसे लैंथेनम। तो होना चाहिए था 6S2 4F1, बट ये होता नहीं है। हो जाता है 6S2 5D1, इसके बाद वाले का 4F1 आता है। सीरियम पे जाओगे तो आएगा 6S2 5D1 4F1 ऐसे। क्लियर? फिर 4F2 4F3 4F4 ऐसे आ जाता है। बीच में FD 5D0 हो जाता है। सीरियम का अगला ही एलिमेंट लोगे तो 5D0 होकर सीधे 4F2 4F3 चला जाता है। क्लियर? हाँ, तो लैंथेनाइट सीरीज एक्टिनाइट सीरीज का कॉन्फ़िगरेशन बाद में याद करना है तुम्हें, अभी नहीं, F ब्लॉक में जाकर। तो F ब्लॉक एलिमेंट्स आर, मतलब यहाँ पे D या तो 1 होगा, 0 होगा, या 1 होगा। सीरियम के बाद वाला में चले हो तो D0 हो जाएगा, डायरेक्ट 4F3 हो जाता है। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाएंगे, यही दिया हुआ है ना। और इसको क्या बोलेंगे? रेयर अर्थ मेटल, यही है ना।
नीचे दिया हुआ नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट, जो मैंने बताया कि एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक बट नॉन ट्रांजिशन, कौन सा? जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी। क्यों? कंप्लीटली फिल्ड डी सबसेल। ये क्लियर हो गया एफ ब्लॉक का? नॉन ट्रांजिशन भी स्टार्ट हो गया। नाउ बोर्स क्लासिफिकेशन, बोर्स वाला देखो। बोर्स क्लासिफिकेशन में क्या है, सब पढ़ते जाओ, क्या कल से मेन पीरियोडिक टेबल स्टार्ट हो पाएगा। इसमें 4 क्लास में बांटा गया। पहला क्या हो गया? नोबल गैस। उसने बताया 18 ग्रुप एलिमेंट को नोबल गैस बोल दो। दूसरा उसने बोला नोबल गैस के अलावा नॉर्मल एलिमेंट। एस एंड पी ब्लॉक को इंक्लूडिंग नोबल गैस इज आर कॉल्ड नॉर्मल एलिमेंट्स। क्लियर हुआ ना? नॉर्मल एलिमेंट्स। उसके बाद क्या है? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। वो क्या है? एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। ये सब मेन ग्रुप एलिमेंट होते हैं। तो अब ये मेन एलिमेंट हो गए, मतलब ये रिप्रेजेंट करे पीरियोडिक टेबल को, और इसके बीच में डी ब्लॉक एलिमेंट आ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट। उसके बाद क्या हो जाता है? ट्रांजिशन एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट है, बट थोड़ा क्लासिफिकेशन रॉन्ग हो जाता है, जो हो जाता है वो लिखा हुआ आगे क्यों। ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स वर कंसिडर एज ट्रांजिशन एलिमेंट, राइट? बट लेटेस्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या हो गया? ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट, बट ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट ट्रांजिशन। अभी बता दिया क्यों। वही एग्जांपल दिया हुआ है, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, ये सब क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, बट ट्रांजिशन नहीं है। ट्रांजिशन का डेफिनेशन वहां पे दे दिया गया है कि वो होता है जिसमें इनकम्प्लीट डी सबसेल हो। इनकम्प्लीट डी सबसेल जैसे कॉपर 4s2 3d9 है ना? तो उसको 3d9 ही मानेंगे, तो वो कॉपर इनकम्प्लीट है, तो ट्रांजिशन में आ जाएगा। और बाद में 4s1 3d10 बना, तो जिसमें कंप्लीट हो जाए, जैसे 4s2 3d10, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, तो वही क्या हो गया? ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, बट डी ब्लॉक में रहेंगे। ये क्लियर हो गया बोर क्लासिफिकेशन। इसके बाद नेक्स्ट में देखो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होगा? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, बिकॉज दीज एलिमेंट्स हैव बीन प्लेस्ड इनसाइड द ट्रांजिशन एलिमेंट। डी ब्लॉक के अंदर प्लेस्ड है ना एफ ब्लॉक, ग्रुप 3 में, तो डी के अंदर ही है, इसलिए इसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर जो होता है वो। क्लियर? नाउ मेन पार्ट पे आ गए हम लोग, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के लिए देखो, एफ ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन याद करना है, जिसको याद करना है अभी से याद कर लो। एनसीईआरटी देखो और याद कर लो। और सोडियम जिंकेट, हाँ वानी, वो तो बता दिया ना। हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब किसकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, तो यही पढ़ना हम लोग को, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिटेल में पढ़ना अभी।
उसी से क्वेश्चन आएंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, रेडियस से भी थोड़े बहुत आएंगे। हीलियम एस ब्लॉक का है या पी ब्लॉक का, व्हाट शुड वी कंसीडर? पी ब्लॉक एलिमेंट लो, है ना, हीलियम को पी ब्लॉक लो, उसको एस के साथ नहीं रखा गया, उसका कॉन्फ़िगरेशन एस में जरूर है बट इनर्ट गैस के कारण उसको पी ब्लॉक में रखते हैं। डी में 10 नहीं आएगा, हाँ डी ब्लॉक तो 1 to 10 हो गया, बट ट्रांजिशन एलिमेंट रहा तो 1 to 9 ऐसे रहेगा। तो नोबल गैसेस तो वही हो गया, ग्रुप 18 वाले जो हो गए। ओके ओके, तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पे जाओ। चलो क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में क्या होता है? When elements are arranged in their increasing order of atomic number, then after certain interval, कौन सा? 2, 8, 18, 32 elements with the similar replaced due to repetition of outer electronic configuration of certain property होना चाहिए। Due to repetition of outer electronic, this repetition in the properties of element called properties property। बोला कुछ समय के बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर दे दो तो सिमिलर जो कॉन्फ़िगरेशन वाले हैं वो रिपीट होता है कुछ समय के बाद। जैसे कि लिथियम 2s1 आ गया, तो 8 के बाद ये 3 है ना, आफ्टर 8 सोडियम का रिपीट होगा 3s1, लास्ट यही आता ना। पोटेशियम का रिपीट होगा, कितना होगा? 4s1, रुबिडियम इसका 5s1, ऐसा आता है। तो ये सब S1 वाले आने स्टार्ट होते हैं। तो सबका एक ही प्रॉपर्टी है, सब एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे, सब NaCl KCl इस तरह से बनाएंगे। तो सबकी प्रॉपर्टी क्या होती है? सिमिलर आते जाती है। तो ये सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये रिपीट कब होंगे? 2, 8, 8, 18, 32 इस तरह से, है ना, 18, 18, 32 जो एलिमेंट्स हैं उसके बाद, मतलब इसके बीच में टोटल 8 एलिमेंट्स आ गए, इसके बीच में 8 आ गए, फिर यहाँ पे 18 आ जाएंगे, यही होगा ना, उसके बाद फिर 18 आ जाएंगे ऐसे। तब करते हैं हम लोग एटॉमिक रेडियस, पीरियोडिसिटी, हाँ मतलब कि सिमिलर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, राइट। अब समझो कि मेन स्टार्ट हो रहा है तुम्हारा, अभी तक से साइड के क्वेश्चन आएंगे, यहां से मेन क्वेश्चन तुम्हारे जेई के स्टार्ट होते हैं। रेडियस ट्रेंड अब आया जाके, अभी तक डेफिनेशन वगैरह था। एटॉमिक रेडियस, कैन वी मेजर एटॉमिक रेडियस ऑफ समथिंग? कैन वी सी एन एटम? नो वी कांट। एटम का साइज बहुत ही छोटा होता है ना, तो उसको हम लोग नहीं देख सकते हैं। जैसे एक एटम ले लो, मान लो एक एटम का साइज कितना होता है? एटॉमिक साइज 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम मतलब कितना हो गया? 10⁻⁻10 मीटर या 10⁻⁻7 mm। एक एटम का साइज क्या है? जैसे ये विड्थ में 1 mm है, ये 1 mm हो गया, इसको 1 लाख टाइम इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, उतना बड़ा एक एटम है। तुमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी लगा दिया तो 10,000 टाइम ज्यादा से ज्यादा बड़ा कर देगा। तो 10,000 टाइम बड़ा कर दोगे तो कितना बच जाएगा? 10⁻³ mm। अभी भी 1 mm का 1000 पार्ट में एटम है, तो दिख ही नहीं सकता। तो जो चीज दिखे नहीं उसको मेजर कैसे करें? एटॉमिक रेडियस। तो जब एटॉमिक रेडियस मेजर नहीं कर सकते तो हम लोगों ने दूसरा रास्ता निकाला। व्हाट कैन वी मेजर? द डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स। द डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स कैन बी मेजर्ड यूजिंग एक्सरे। द डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स कैन बी मेजर्ड, है ना, यूजिंग एक्सरे टेक्निक। एक्सरे की एक टेक्निक है, उससे मालूम चल जाता है। अब वो आगे जाके हम लोग करेंगे भी वहां पे, ये अभी नहीं, मतलब होता कैसे मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। ऐसे एक्सरे को हम लोगों ने भेजा, इधर से आया, वो इधर से आकर रिपीट करके गया, है ना। तो ये जो होता है ना, ये डिस्टेंस डी है। तो यहाँ पे जो आता है ये पार्ट डिफरेंस आएगा, वेव फंक्शन में पढ़ोगे सब, जब पढ़ लोगे तब देखेंगे हम लोग, है ना। ये ग्रेजिंग एंगल हो जाता है, ये थीटा लोगे तो ये आ जाएगा डी साइन थीटा, डी ए होगा डी साइन थीटा। तो जब 2D साइन थीटा एन लैम्डा होता है तो अचानक लाइट, ये क्या होगा, जैसे मेटल पे भेजोगे ना एक्सरे, तो लाइट की इंटेंसिटी कम आ रही है, अचानक एक समय लाइट की इंटेंसिटी बहुत बढ़ गई,
तो अचानक तेज लाइट शाइनिंग टाइप का आया, तो उस समय 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा लेते हैं, तो यहाँ से d का वैल्यू आ जाएगा, वहां पे n नोन होगा, लैम्डा नोन होगा, sin थीटा नोन होगा, ठीक है ना। लैम्डा तो हम लोग ही भेज रहे हैं, कौन सा वेव भेजा हम लोग को मालूम है, एंगल भी हम लोग को मालूम है कि किस एंगल पे भेज रहे हैं हम लोग, यही है ना। वो एंगल कितना है वो देख लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा ये थीटा नहीं है, ग्रेजिंग एंगल नहीं, हाँ ये थीटा होगा, तो ये हम लोग को मालूम चल जाता है कि थीटा कितने एंगल पर अचानक लाइटेड हो गया, लैम्डा क्या था, और एन का वैल्यू 1 2 3 4 पुट करते जाते डी का वैल्यू आ जाता है, तो ऐसा कुछ है जिससे डी आ जाता है, इसे अवॉइड करो, ये नहीं करना है, ठीक है ना। अब इससे डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स आ गया हम लोग का, तो हम लोग क्या करेंगे, जब और कुछ नहीं मिल रहा था, डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स बाई 2 कर देंगे, बोलेंगे यही रेडियस है, कुछ तो मालूम चला ना, डी बाई टू करते हुए ऐसे डिस्टेंस बिटवीन द टू कैन बी मेजर्ड। तो क्या लिखा हुआ देखो, थ्योरेटिकली एटॉमिक रेडियस इज डिफाइंड एज व्हाट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू वैलेंस सेल ऑफ एन आइसोलेटेड एटम, मतलब एक आइसोलेटेड एटम ले लो, तो न्यूक्लियस से लेके लास्ट इलेक्ट्रॉन जहां तक है उसके बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं। प्रैक्टिकली no atom except noble gases exist in uh, exist in this state in normal condition, therefore atomic exist in free state in normal condition, right? Their atomic radius of atoms of the elements are measured with respect to tendency, मतलब सब किसी ना किसी स्टेट में आते हैं, फ्री स्टेट में कोई नहीं मिलता। अब सोडियम मेजर करना तो सोडियम फ्री नहीं मिलेगा, सोडियम कैसे मिलेगा, सोडियम मेटल मिलेगा ना तुम्हें, तो बहुत सारे सोडियम इस तरह से ज्वाइंड है, ऐसे बीच में इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, सब ऐसे ही है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, बाई 2 कर दें, उसी को डिस्टेंस बाई 2 को बोलेंगे रेडियस हो गया, बट वो एग्जैक्ट रेडियस तो है नहीं, बट ये सिंस मेटालिक बॉन्ड में है, तो मेटालिक उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेटालिक रेडियस। जैसे कोई कोवेलेंट बॉन्ड में है, तो उसके बीच का डिस्टेंस बाई 2 करेंगे तो उसका कोवेलेंट रेडियस बोल देंगे। और एक शार्प बाउंड्री डिफाइंड भी नहीं है, इसलिए एग्जैक्ट एटॉमिक रेडियस बोल भी नहीं सकते। यहाँ से न्यूक्लियस जो होता है, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है, वो इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो कहाँ तक मेजर करें हम, तो ये भी एक डाउट आता है कि अरे उसका तो बाउंड्री ही नहीं क्लियर है, तो कहाँ तक रेडियस को मेजर किया जाए। तो इसके लिए एटॉमिक रेडियस हम लोग डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, एक तो एटम को देख नहीं पा रहे हैं, देख भी कहेंगे तो उसका कोई बाउंड्री डिफाइंड नहीं है, तो एटॉमिक रेडियस मेजर नहीं कर सकते, बट उसका ऑपरेटिंग रेडियाई कुछ कुछ मेजर कर सकते हैं, जैसे कोवेलेंट रेडियस, मेटेलिक रेडियस और वैन वाल रेडियस। तो कोवेलेंट रेडियस किसके बीच में होता है, नॉन मेटल के बीच में होता है। मेटेलिक रेडियस बिटवीन टू मेटल एटम्स की बात कर रहे हैं हम लोग। वैन वाल रेडियस बिटवीन नॉन बॉन्डेड एटम्स हो गया। अब इससे क्लियर होगा, जैसे कि मान लो आयोडीन ले लिया गया, I2 क्या एग्जिस्ट करता है, सॉलिड के फॉर्म में होता है, तो सॉलिड कैसे होगा, आयोडीन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, दो सिंगल बॉन्ड होंगे ऐसे, आयोडीन का दो स्पेयर मान लो ऐसे बॉन्डेड है, तो ऐसे आयोडीन सॉलिड होगा तो कैसे होगा, ये आयोडीन और ये आयोडीन है, ऐसे हो गया, राइट। दूसरा आयोडीन इससे बॉन्डेड है, तो इसके बीच में जो बॉन्ड आता है ना, दैट इज कॉल्ड वैन डर वाल फोर्स। दो मॉलिक्यूल के बीच का जो बॉन्ड होता है वो वैन डर वाल फोर्स या हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। तो यहाँ जो फोर्स है ना, ये वैन डर वाल फोर्स है, यहाँ जो फोर्स होगा वो वैन डर वाल फोर्स होगा, इसको हम लोग बोलेंगे वैन डर वाल फोर्स। तो यहाँ दो तरह का डिस्टेंस मिलेगा तुम्हें, कौन सा, एक छोटा वाला डिस्टेंस दो आयोडीन के बीच में, और एक बड़ा डिस्टेंस, मतलब कभी भी मेजर करोगे तो तुम्हें यहाँ D1 मिलेगा, और इसके बीच में ये D2 मिलेगा, फिर ये छोटा वाला डिस्टेंस मिलेगा दो आयोडीन के बीच में D1, फिर ये बड़ा डिस्टेंस मिलेगा D2 मिलेगा। मतलब आयोडीन को मेजर किया ना तो दो तरह का डिस्टेंस मिल गया। और D1 कौन सा होगा, ये कोवैलेंट बॉन्ड हो गया ना, कोवैलेंट बॉन्ड। तो हम लोग D1/2 जो लेंगे ना, इसको बोलेंगे कोवैलेंट रेडियस, कोवैलेंट रेडियस। और D2/2 जो लोगे ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वैन डर वाल रेडियस। क्लियर हुआ, कोवैलेंट रेडियस और वैन डर वाल रेडियस। उसके बाद क्या हो गया, तो तुम्हें इसका सारा रेडियस आएगा, तो पूछता है कि कौन सा रेडियस बड़ा है, कोवैलेंट रेडियस की वैन डर वाल, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, वैन डर वाल रेडियस इज ग्रेटर देन द कोवैलेंट रेडियस।
ऑलवेज वहां पर लिखा हुआ ऑर्डर किसका ज्यादा होता है, वेंडर वॉल डिस्टेंस ज्यादा आएगा, तो आयोडीन का वेंडर वॉल रेडियस इज व्हाट, ग्रेटर देन मेटालिक रेडियस। यदि मेटालिक रेडियस उसका कैलकुलेट किया जाए, जैसे कोई मेटल ही है तो उसका मेटालिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, वेंडर वॉल सब आ गया, तो कोवेलेंट रेडियस से बड़ा क्या आएगा, मेटालिक, मेटालिक से बड़ा वेंडर वॉल रेडियस आएगा। तो कोवेलेंट रेडियस जैसे उसने दिखाया हुआ है, और दो हाइड्रोजन एटम ले लिया, दो हाइड्रोजन एटम के बीच का डिस्टेंस कितना आ गया, 74। ये H2 ले लो, तो इसके बीच का जो दो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस वो हम लोग को मालूम चल जाता है, वो आ रहा है 74 पिकोमीटर। तो व्हाट विल बी द कोवेलेंट रेडियस of hydrogen will be 74 by 2, 37 पिकोमीटर। हाँ ठीक है, लिख लो, समझ में आ गया।